कैसी आवाज? उतना पड़ता है। तुम जब दुश्मनी निभाओगे तुम्हारे बस का काम नहीं है। वो दुश्मनी में तुम्हें ठीक करने की जगह और बीमार करे। कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दुनिया लुटा देते। कहाँ कोई ऐसा मिला जिस पे दुनिया लुटा देते। हर एक ने धोखा दिया, किस किस को बुला देते। हमने अपना गम अपने दिल में दबा रखा है। अगर करते बयां तो बड़ी महफिल को रुला देते। रूठी हुई जिंदगी को मनाना तो आता है। रूठी हुई जिंदगी को मनाना तो आता है। खुद न हंस सके पर औरों को हंसाना तो आता है। हम खुद न बच सके किसी के दिल में तो क्या हुआ। हम खुद न बच सके किसी के दिल में तो क्या हुआ। पर लोगों को अपने दिल में बसाना तो आता है। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं। वही फिर मुझे याद आने लगे हैं। जिन्हें भूलने में ज़माने लगे हैं। वो हैं पास और याद आने लगे हैं। मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं। सुना है हमें वो भूलने लगे हैं। तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। हटाए थे जो रात से दोस्तों की। हटाए थे जो रात से दोस्तों की। वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं। ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझे। ये कहने में मुझको जमाने लगे हैं। हवाएं चली और ना मौजें ही उठी। अब ऐसे भी तूफान आने लगे हैं। कितने उतर गए मुझ में। अब कितने उतर गए मुझ में। न जाने किधर गए मुझ में। मैं चाहा था जख्म भर जाएं। जख्म ही जख्म भर गए मुझ में। मैं वो पल था जो खा गया सदियां। अब ज़माने गुजर गए मुझ में। जो मैं हूँ ज़रा सा बाकी हूँ। जो तुम थे वो मर गए मुझ में। अपने गम की कभी नुमाइश न कर। अपने गम की कभी नुमाइश न कर। अपने नसीब की आजमाइश न कर। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा। जो तेरा है तेरे पास खुद आएगा। हर रोज़ उसे पाने की ख्वाहिश न कर। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही एक दिन। तकदीर बदल जाएगी अपने आप ही एक दिन। तन्हा मुस्कुराना सीख ले पर वजह तलाश न कर। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तेरे सिवा मेरे दिल में कोई बसा ही नहीं। मिले थे राह में यूं तो हजार चेहरे। मेरी निगाह में लेकिन कोई जचा ही नहीं। जो तुमने तोड़ दिया तो करूं क्या इसका गिला। सुकून दिल को मेरे तो कभी मिला ही नहीं। तमाम उम्र कटी इंतजार में उसके। तमाम उम्र कटी इंतजार में उसके। वो जिसने प्यार कभी मुझसे तो किया ही नहीं। यही था अपना इरादा तेरा तकाजा भी। बेशक के तुझसे कुछ सांस मैं जिया ही नहीं। ये सोचकर ही अश्क हर एक पी रहा हूँ। ये सोचकर ही अश्क हर एक पी रहा हूँ मैं। वो खुश रहें जिनके लिए जी रहा हूँ मैं। सब्र जितना था कर लिया मैंने। सब्र जितना था कर लिया मैंने। अब तुम मिल ही जाओ तो बेहतर है। ज़रा देखो दरवाज़े पर कोई कुछ देने आया है। दर्द हो तो रख लेना।
इश्क हो तो रफ़ा दफ़ा करना। मोहब्बत का नशा उतरा तो तब साबित हुआ मुझको, जिसे मंजिल समझते थे वो बेमकसद सफ़र निकला। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या। जिंदा रहें तो क्या है, जो मर जाएं हम तो क्या। दुनिया से खामोशी से गुजर जाएं हम तो क्या। हस्ती ही अपनी क्या है ज़माने के सामने। एक ख्वाब है जहां में बिखर जाएं हम तो क्या। अब कौन मुंतज़र है हमारे लिए वहाँ। अब कौन मुंतज़र है हमारे लिए वहाँ। शाम आ गई है लौट के घर जाएं हम तो क्या। दिल की खलश तो साथ रहेगी तमाम उम्र। दिल की खलश तो साथ रहेगी तमाम उम्र। दरियाए गम के पार उतर जाए हम तो क्या। ढूंढोगे मुझे तुम मेरे बाद, ढूंढोगे मुझे तुम मेरे बाद। मेरे नाम की कब्रें भी खोदोगे तुम। इससे पहले कि शहजादे की कहानी शुरू की जाए, इन दो ताकतवर बादशाहों की दास्तान जानना ज़रूरी है, जिनमें से एक हर रात किसी औरत से शादी करता, सुबह होने पर उसका सर कलम करवा देता। क्यों? अगर आप बादशाह के दरबारियों से पूछेंगे तो वो यही जवाब देंगे कि इनकी बीवियों ने इनसे बेवफाई की थी। इसलिए कहानी शुरू होती है छोटे भाई समरकंद के बादशाह शाहजमान से। उसने अपनी बीवी को अपने गुलाम के साथ देखा और इसी लम्हे तलवार के एक ही वार से दोनों के टुकड़े कर दिए। इसका भाई शहरयार, जिसकी हुकूमत हिंदुस्तान से चीन तक फैली हुई थी, इससे अजीम बादशाह था। चनाचे इससे बड़ी बड़ा अलमिया इसका मुंतज़र था। इसने बाग में अपनी मलका और दस्तों को गुलामों के साथ मशगूल देखा। सदमे से बेहाल होकर इसने अपना तख्तो ताज छोड़ देने का फ़ैसला किया और अपने भाई को भी ऐसा करने के लिए आमादा किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि इस वक्त तक इस पूरी दुनिया में घूमते रहेंगे जब तक इन्हें अपने ही जैसा कोई बदनसीब नहीं मिल जाता। आखिर काफ़ी आवारागर्दी के बाद इन्हें अपने जैसा एक बदनसीब मिल ही गया, लेकिन वो कोई कमज़ोर इंसान ना था, बल्कि एक ताकतवर और ज़बरदस्त जिन था। वो जो अपनी औरत को 7 तालों में मुकफ़ल रखता था, फिर भी औरत ने उसे 570 बार धोखा दिया और हर धोखे की निशानी इसने उन मर्दों की अंगूठियों की शक्ल में महफूज कर रखी थी। इस फहरिस्त में दोनों भाइयों का भी इजाफा हो गया और इन दोनों की अंगूठियां भी औरत ने एक धागे में बांध कर रख ली। वहाँ से निकलने के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से कहा कि हमें औरतों के बोगस से पनाह ढूंढनी चाहिए, और फिर दोनों शहरयार की सल्तनत वापस आ गए। शहरयार अपने तख्त पर बैठा और वज़ीर आज़म को मलका को कत्ल कर देने का हुक्म दिया। इसके बाद उसने इन तमाम दस्तों और गुलामों के भी सर कलम करवा दिए, जिन्हें इसने बाग में आरियां रक्स करते देखा था। लेकिन इन सब के बाद भी इसके दिल को तसल्ली न हुई। इसने अपने वज़ीरों को एक दुल्हन लाने के लिए कहा और सुबह जलाद के हाथों उस गरीब का सर कलम करवा दिया। यह सिलसिला 3 साल तक चलता रहा। उसकी अवाम ने उस जुल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज किया, बादशाह पर लानत भेजी और खुदा से उसकी तबाही की दुआएं मांगी। औरतें मश्तल हो गई, माएँ फरियाद करने लगी, वालिदैन अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से कूच करने लगे। हत्ता कि वो दिन आ गया जब वहाँ एक भी जवान लड़की ना बची, सिवाय 2 के। वो दोनों वज़ीर आज़म की बेटियाँ शहरज़ाद और दुनियाज़ाद थीं। कहानी का ये रुख आप बादशाहों
खुश आमदियों का मुंह से सुनेंगे, जिनका गलबा तमाम दरबारियों पर होता है। लेकिन अगर आपको कहानी का दूसरा रुख सुनना है तो इन खानदानों से सुनिए, जिनकी बेटियां बादशाह की खूनी प्यास की बींट चढ़ गई। वो आपको बताएंगे कि दोनों बादशाह दरअसल नामर्द थे। इन्हें किसी औरत से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तख्त-ओ-ताज के एक वारिस के लिए अवाम के बेपनाह दबाव में आकर उन्होंने शादी की हामी भर ली। ये सोचकर उन्हें एक ऐसी औरत चाहिए थी जो अफशान नहीं करेगी। उन्हें ऐसी औरत मिल भी जाती, क्योंकि अक्सर औरतों की शादी नामर्दों से हो जाती है और तमाम उम्र अपने खावंद की जवान मर्दी की तारीफ़ें करते गुजार देती हैं। लेकिन वो सिर्फ नामर्द नहीं थे, साथ ही बुज़दिल भी थे। और चूँकि वो खुद कभी किसी के साथ वफादार नहीं रहे थे, चनाचे वो अपनी बीवियों पर भी भरोसा ना कर सके और बिलाखिर उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया जो उन जैसे बुज़दिल मर्द अपनाते हैं, तशद्दुद का रास्ता। वो अपनी आरामगाहों से बाहर तो बादशाह थे, मगर अंदर चूहों से भी बदतर थे। चूँकि वो नहीं चाहते थे कि ये राज किसी पर खुले, चनाचे उन्होंने अपनी हर दुल्हन को जलाद की तलवार के वार से खामोश कर दिया। 3 साल तक यही सब चलता रहा और फिर एक दिन उन्हें शहरयाद की शक्ल में अपना मुकाबल मिल ही गया। वो खूबसूरत थी, होशियार थी, उसने किताबें पढ़ी थी, उसके पास एक ऐसा हुनर था जो किसी मर्द के पास नहीं हो सकता, और वो थी ताकत एक औरत की, नरम व नाजुक ताकत। उसकी बहन दुनियाज़ाद भी उसी की तरह होशियार और खूबसूरत थी और अपनी बहन की तरह औरत की ताकत से वाकिफ़ थी और इसका इस्तेमाल भी खूब जानती थी। इन दोनों ने मिलकर बादशाह शहरयार को सबक सिखाने का फ़ैसला किया। लेकिन इनका बाप वज़ीर आज़म भी एक मर्द ही था। वो नहीं जानता था कि यह नरम व नाजुक ताकत आखिर चीज़ क्या है और इससे एक ज़बरदस्त बादशाह को कैसे शख्स दी जा सकती है। जब शहरयार ने इसे अपनी बेटियां शादी के लिए पेश करने का इशारा दिया तो वज़ीर आज़म के पास आसान तरीन रास्ता यही था कि सल्तनत से फ़रार हो जा। शहरजाद इस आजमाइश के लिए तैयार। सच तो यह है कि वो इसी दिन से उस मौके का इंतज़ार कर रही थी जब से बादशाह ने अपनी खामी छुपाने के लिए मासूम औरतों का खून बहाना शुरू किया था। उसने अपने वालिद से कहा, मेरा मशवरा है कि आप मेरी शादी बादशाह से कर दें, या तो मैं फतह याब होकर ज़िंदा रहूँगी या फिर मरने से पहले इसे तबाह कर जाऊँगी। तुम नहीं जानती कि क्या मांग रही हो। वज़ीर ने कहा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं अपनी बेटी को मौत की जानब जाते हुए नहीं देख सकता। अपनी माँ से कहो सामान बांधे, हम भी दूसरों की तरह ये मुल्क छोड़ देंगे। नहीं, मेरा खून इन सैकड़ों मजलूमों औरतों से कीमती नहीं जो इस पागल बादशाह की अना पर कुर्बान कर दी गई। शहरजाद ने जवाब दिया, मैं भी शायद इन्हीं की तरह मारी जाऊं, लेकिन इससे पहले मैं इस मकरू खेल को ख़त्म करके जाऊंगी। तुम बादशाह के गज़ब से वाकिफ़ नहीं हो, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इसका वज़ीर हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा, मैं बादशाह के गज़ब से तो आशना नहीं, लेकिन एक औरत की जहानत से वाकिफ़ हूँ। शहरजाद ने जवाब दिया, मुझे इस नेक काम के लिए तैयार करें। मुझे मार सकता है तो मार दे, मैं एक शहीद की मौत मरूंगी। इससे पहले कि हम कहानी आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक राज बताना चाहूँगा। एक औरत की नरम व नाजुक ताकत के आगे हर मर्द नामर्द बन जाता है। यह जहनी कमज़ोरी है, जिस्मानी नहीं, और तमाम मर्दों में यह कमज़ोरी मौजूद होती है। शादी के लिए शानदार तैयारियां की गई। शहरजाद का लिबास सुनहरे धागों से तैयार किया गया। इसके लिए समुद्रों से मोती खोज कर लाए गए। इसके ग्लोबंद में अंडे के बराबर हीरा सजाया गया। पूरी सल्तनत और दुनिया भर से चुनकर अतर उसकी खिदमत में पेश किए गए।
اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے کئی دنوں تک طرح طرح کی جڑی بوٹیاں، تیل اور محلول اس کے جسم پر ملے گئے۔ مہندی کے خوبصورت نازک نقش سے اس کے ہاتھ اور پیر سجائے گئے۔ شادی کی رات دلہن کی سیج دور و دراز کی باغوں سے لائے گئے پھولوں سے سجائی گئی۔ کمرے کی چاروں کونوں اور بستر کے نیچے خوشبودار گو لوہان جلائے گئے۔ لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب بادشاہ کے حکم پر ہو رہا تھا۔ وہ شادی کی رات سے زیادہ اس کے بعد آنے والی صبح کی تیاریوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دلہن کا سر قلم کرنے کے لیے سب سے وزنی اور تیز تلوار کا انتخاب کیا گیا اور اس کا خون جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے برتن فرش پر رکھے گئے۔ بادشاہ بذات خود پر ہر دلہن کے لیے جلاد کا انتخاب کرتا۔ جتنا زیادہ خوبصورت دلہن ہوتی، جلاد اتنا ہی زیادہ خونخوار ہوتا۔ سر قلم ہونے کے بعد خصوصی ملازمہ فرش کی صفائی پر مأمور تھے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات منٹوں میں صاف کر دیے جائیں۔ اگر بدقسمتی سے خون کا ایک قطرہ بھی نظر آ جاتا تو صفائی کرنے والے کی پوری ٹیم کا سر قلم کر دیا جاتا۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے عوام صرف یہ یاد رکھیں کہ کس طرح پہلی ملکہ نے بادشاہ کو دھوکہ دیا، کس طرح وہ بادشاہ کی غیر موجودگی میں ایک غلام کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتی تھی۔ اس نے اپنے پاگل پن کو ایک احسان کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ وہ چاہتا تھا لوگ یہ سمجھیں کہ روزانہ ایک کنواری لڑکی سے شادی کر کے اور دوسری صبح اسے قتل کروا کر وہ ان سب کو ایک بہت بڑی برائی سے بچا رہا ہے۔ وہ نہ صرف یہ چاہتا تھا کہ اس ظلم کے تمام نشانات مٹ جائیں، بلکہ اس سے بھی یقینی بنا دیا کہ باہر کی دنیا کو محل کر اندر ہونے والے کارروائیوں کی بین بھی نہ پڑے۔ کسی طرح دلہن کو رام گاہ سے باہر گھسیٹ کر نکالا جاتا۔ کس طرح وہ اپنی زندگی بخشنے کے لیے گڑگڑاتی ہیں، کس طرح ذبح ہو جانے کے بعد بھی ان کے جسم زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے دیر تک پھرپھراتے رہے ہیں، کس طرح اس پاس کی زمین اور بعض اوقات بادشاہ کا لباس بھی خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ نہیں، وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب باہر کے لوگوں کو پتہ چلے۔ چنانچہ اس بھیانک کھیل میں ملوث پورے عملے کے کانوں میں اس نے پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا تاکہ وہ ان مظلوم دلہن کی فریاد اور رونا پیٹنا نہ سن سکے، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا تو یہ سب کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کیونکہ ان کی زبانیں کاٹ دی گئی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ دلہن کے لیے یہ ساری تیاریاں شہرزاد کے باپ نے کی ہوں گی۔ آخرکار وہ وزیر اعظم تھا۔ جی نہیں، ان سب سے اس کا کچھ لینا دینا نہ تھا۔ وہ ان سب میں ملوث نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو راستہ اس کی بیٹی نے چنا ہے وہ صرف اور صرف موت کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ شادی کی سیج پر نہیں، قتل گاہ کی طرف جا رہی تھی، لیکن وہ اس معاملے میں مجبور تھا۔ وہ بادشاہ کے حکم پر سینکڑوں معصوم لڑکیوں اس قتل گاہ میں لایا تھا، اور اب سو اس کی دو بیٹیاں شہرزاد و دنیا زاد کی سلطنت میں کوئی اور کنواری لڑکی نہیں تھی۔ سینکڑوں ماری گئی تھی اور ہزاروں اس ملک سے کوچ کر گئی تھی۔ جب ایک ملک پر ایسے ظالم حکمران کی حکومت ہوگی تو لوگ یہی کرتے ہیں۔ جب بادشاہ نے شہرزاد کو لانے کا حکم دیا تب وزیر اعظم نے بھی وہاں سے بھاگنے کا سوچا، لیکن اس کی بیٹی نے انکار کر دیا۔ وہ یہی رک کر اس شیطانی کھیل سے لڑنا اور اس کا خاتمے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جوان اور کمزور ہے اور اس کا کوئی حمایتی بھی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بحیث ایک عورت کے اس کا اس طاقتور جابر بادشاہ سے کوئی مقابلہ نہ تھا، لیکن شہزاد یہ جانتی تھی کہ بحیث ایک عورت وہی تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے۔ وہ اپنی کمزوریوں سے واقف تھی،
इसका इस ताकतवर जाबर बादशाह से कोई मुकाबला ना था, लेकिन शहजाद ये जानती थी कि बहिश्त एक औरत वही तमाम ताकतों का सरचश्मा है। वो अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ थी, लेकिन यहाँ लाई और कत्ल की जाने वाली दूसरी लड़कियों की बरक्स वो ये भी जानती थी कि इन्हें किस तरह ताकत में बदला जा सकता है। बादशाह भी जानता था कि शहरजाद ज़िद्दी और जुर्तमंद है। इसके जासूसों ने बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुल्क से भाग रहा था, मगर शहरजाद ने इसे रोक दिया। चाचे बादशाह ने भी शहरजाद को ज़ेर करने के लिए एक दो चालें तैयार कर ली। हुजरा और उसी में दाखिल होते ही बादशाह ने जलते हुए लुहान की तरफ इशारा करके पूछा, ये सब क्या है? जज्बात की खुशबू आलिजा। शहरजाद ने जवाब दिया, मुझे खून की बू ज़्यादा पसंद है। बादशाह ने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा, यहाँ इतने फूल क्यों सजाए गए हैं? ये चाहत के फूल हैं आलिजा। शहरजाद बोली। यह सुनकर बादशाह बगीचों की खिड़की की तरफ गया और उसे खोलकर खड़ा हो गया। वहाँ एक खूंखार शख्स तेज़ रोशनी में खड़ा तलवार तेज कर रहा था। ये देख रही हो तुम? बादशाह ने पूछा। आज की रात मोहब्बत ने मुझे अंधा कर दिया आलिजा। शहरजाद ने कहा, कल सुबह मैं दूसरी बातों पर तवज्जो दूंगी, अब कोई कल नहीं आएगा। बादशाह ने कहा, सूरज बादलों के पीछे भी चमकता है, कल सुबह ज़रूर आएगी। शहरजाद बहुत पुरुम्मीद थी। देखते हैं, ये कहते हुए बादशाह ने दरवाज़ा खोला। एक गुलाम ने छोटी सी बोरी कमरे में फेंकी। बोरी के अंदर कोई चीज़ तकलीफ़ और गुस्से से चलाने लगी। जैसे ही बोरी का मुंह खोला, इसमें एक बिल्ली निकल कर खिड़की की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वो खिड़की तक पहुंची, बादशाह ने तलवार की एक ही वार से इसके दो टुकड़े कर दिए। फिर शहरजाद के चेहरे के सामने तलवार लहराते हुए बोला, मुझे परेशान किए जाना पसंद नहीं। ये तो एक बिल्ला था, अगर कोई बिल्ली होती तो कभी यूँ भागने की कोशिश न करती। शहरजाद ने मुस्कुराकर कहा। मुस्कुराहट देखकर बादशाह घबरा गया। उसने तलवार म्यान में डाली और कमरे के बीच में खड़ा हो गया। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई। फिर एक कुर्सी पर बैठकर इसने शहरजाद से पानी लाने को कहा। जी हजूर ये वाला, ये कहते हुए उसने बादशाह की तरफ पानी का गिलास भराया। फिर बोली, पानी बिल्कुल एक मरहम की तरह है, क्योंकि इसमें तब्दील हो जाने की सलाहियत है, बल्कि एक औरत की तरह तब्दील होने की सलाहियत औरत में नहीं मर्द में होती है। औरत के पास कोई ताकत नहीं होती। बादशाह बिगड़ गया। अगर आपके ख्याल में पानी बेबस है तो फिर औरत भी बेबस होती होगी। शहरजाद फिर मुस्कुराई। उसका सर कलम करने से पहले मैं दो काम ज़रूर करूँगा। एक तो उससे कबूल कराऊँगा कि औरत कमज़ोर होती है, दूसरा उसकी ये मुस्कुराहट उसके चेहरे से मिटाऊँ दूँगा। बादशाह ने दिल में तहिया कर लिया। वो बहार की एक शाम थी। पार्क मुख्तलिफ आवाज़ों से गूंज रहा था। इंसानों और जानवरों दोनों की बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। जवान माओं ने अपने बच्चों को पुकारा और इन्हें तमीज़ से रहने को कहा। बच्चे कहाँ सुनते हैं। वो अपनी पकड़म पकड़ाई में मगन रहे। पकड़ लिया। बच्चे ने दूसरे बच्चे को छूते हुए कहा, तुम चोर बनोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे पकड़ने से पहले घर पहुंच गई थी। दूसरे बच्चे ने कहा, समुंदर गहरा है मेरी बहना, समुंदर गहरा है। दुनियाज़ाद बोली, कितना गहरा मेरी बहना, कितना गहरा? शहरजाद ने पूछा। मेरे पैरों तक प्यारी बहन, मेरे पैरों तक। दुनियाज़ाद ने जवाब दिया, कितना गहरा बहन, और कितना गहरा? मेरे घुटनों
तक, मेरी कमर तक, मेरे सीने तक, मेरी आंखों तक, वो दोनों अपने घर तक पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई और महल पहुंचा दी गई थी। अब दोनों इस फिक्र में थीं कि अपनी जान कैसे बचाएं। लेकिन क्या वाकई में कभी कोई घर था? शायद नहीं। वो तभी तक महफूज थी जब तक इज़्ज़त नमूज़ के जुनून में मुब्तला उम्र सीधा मर्दों के बनाए हुए असूलों के मुताबिक चलती रहती। आखिर इनकी इज़्ज़त का मामला हमेशा औरत के जिस्म से ही क्यों जुड़ा होता है? दुनियाज़ाद ने पूछा। क्योंकि इस तरह वो आज़ादी से अपनी मर्दानगी की नुमाइश कर सकते हैं, शहरज़ाद ने कहा। दुनिया के एक दूसरे कोने पर जहाँ बहार बहुत मुख्तसर होती है और गिरदालूद सर्दियों के फ़ौरन बाद वहाँ घुटन ज़्यादा गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। एक कारी अपने भाई से कह रही है, मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया, मेरी आबरू लूटी गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जना जना है, ज़बरदस्ती हो या मर्जी से तुमने ख़ानदान की इज़्ज़त खाक में मिलाई है। भाई ने अपनी बंदूक से बहन का निशाना लेते हुए कहा। पकड़ लिया। लड़के ने लड़की को छूते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने घर पर हूँ, लड़की ने जवाब दिया। लेकिन घर है कहाँ? लड़के ने सवाल किया। लड़की ने सिसकते हुए अपने इर्द गिर्द देखा। बादशाह एक बुरा इंसान था, लेकिन इससे भी बुरे वो लोग थे जिन्होंने बादशाह की तरफदारी में कहानी लिखी। शहरज़ाद बोली, वो कहते थे कि बादशाह ने रोज़ाना एक औरत को कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उसकी पहली बीवी ने उससे बेवफाई की थी। हाँ, लेकिन साथ वो ये भी लिखते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करती थी। दुनियाज़ाद ने कहा, वो चाहे कह सकते हैं, मगर वो मोहब्बत को कभी समझ नहीं पाएंगे। शहरज़ाद ने जवाब दिया, लेकिन वो अपनी माँओं की मोहब्बत को तो समझते थे। दुनियाज़ाद बोले, वो नहीं समझते, वो इसका मुतालबा करते हैं, ठीक इसी तरह जैसे अपनी बहनों और बीवियों से मोहब्बत का मुतालबा करते हैं। शहरज़ाद ने कहा, पकीज़ा और बेगर्ज मोहब्बत से मर्द घबराते हैं, क्योंकि दुनियाज़ाद ने पूछा। मर्द जिस चीज़ पर अपना हाथ रख ले उसे अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं, लेकिन मोहब्बत को महसूस किया जाता है, बांटा जाता है। यह किसी की मलकियत बन सकता है और जिस पर यह कब्ज़ा नहीं कर सकते उसे तबाह करने की कोशिश करते हैं। दुनियाज़ाद ने इसमें इजाफा करते हुए पूछा, तुमने इसे हराम कर लिया कैसे? हम औरतों को अक्सर जंगली जानवरों को सुधारना पड़ता है, ये शहरज़ाद का जवाब था। अलिफ लैला में शहरज़ाद ने बादशाह को बताया कि औरतें मर्दों से ज़्यादा समझदार होती हैं। बादशाह, जो शादी के रात से ज़्यादा अगली सुबह कत्ल के प्रोग्राम में दिलचस्पी रखता था, शहरज़ाद से बोला, जो तुमने कहा है वो साबित करो, वरना आलिजा मुझे तो वैसे भी मर जाना है। मेरे साथ इससे बुरा और क्या हो सकता है? शहरज़ाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बादशाह को भी मैं एहसास हो गया कि इसके पास लड़की को डराने के लिए कोई और हरबा नहीं, चनाचे वो कमरे से बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद शब ख्वाबी के लिबास में वापस आया, लेकिन वो अपनी तलवार साथ लाना नहीं भूला था। साबित करो कि औरत मर्द से ज़्यादा समझदार होती है, वरना इसने तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहा। आलिजा मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मौत से ज़्यादा हर चीज़ और कुछ नहीं। मेरे पास अपना नुक्ता साबित करने के लिए 1001 कहानी हैं, वो मैं आपको सुना सकती हूँ, लेकिन खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे कहानियाँ सुनाना पसंद है। शहरज़ाद बोली, जो भी है शुरू करो। बादशाह ने इशारा किया, लेकिन एक मसला है आलिजा, शहरज़ाद ने कहा। और वो मसला क्या है? बादशाह ने पूछा। मैं कहानी उस वक्त तक नहीं सुना सकती जब तक मेरी छोटी बहन साथ ना हो, शहरज़ाद ने बताया। चनाचे फ़ौरन दुनियाज़ाद को बुलवाया गया। दुनियाज़ाद आई और इसने आदाब के साथ फ़र्शी सलाम किया, जिसे तमाम मर्द
और औरतों को करना होता है। और फिर बादशाह के कदमों में बैठ गई। बाद मर्दों को अच्छा लगता है जब औरतें उनके कदमों के पास बैठती हैं। दुनियाजाद के पास बैठने के साथ ही शहरजाद ने अपनी कहानी शुरू कर दी। बगदाद के करीब एक शहर का सरदार ताजर अपने घोड़े पर सवार होकर लोगों से वसूली करने निकला। दोपहर के वक्त एक नहर के किनारे रुक गया। घोड़े को दरख्त से बांधकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करके इसने कुछ खजूरें निकाली और उन्हें भी खाने लगा। खाने के बाद उसने बीज जोर से फेंक कर अचानक एक बड़ा सा खौफनाक फरियाद हाथ में तलवार लिए नमूदार हुआ। तुमने मेरे बेटे की आंख फोड़ दी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। आफरीत ने ललकारा। चूंकि शहरजाद दास्तान गोई में माहिर थी, चनाचे ताजर और आफरीत की कहानी आगे 3 शेखों तक चली गई, जिनमें से एक के पास गज़ल था, दूसरे के पास 2 शिकारी कुत्ते और तीसरे के पास एक खच्चर था। उनसे आगे मच्छरों और जिन्नी की कहानी तक। पार्क में शहरजाद अगली सर्दियों के लिए गर्म शाल बनाते बनाते रुक गई और दुनियाजाद से बोली, अंधेरा बढ़ रहा है, चलो घर चलें। अलिफ लैला हो या सिकंदरी औरत आज भी कहीं महफूज नहीं। वो छोटी सी बच्ची जो समझ रही थी उसके पास गोरा घर है, रोती हुई कार तक गई जहां उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही थी। कारी ने आखिरी बार अपनी बाई की तरफ देखते हुए खुद से सवाल किया, आखिर उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए मेरा मरना क्यों ज़रूरी है। बादशाह ने शहरजाद को एक दिन मज़ीद ज़िंदा रहना दिया। शहरजाद जानती थी कि इसे एक वक्त में एक ही कदम उठाना है, इसलिए इस फिक्र नहीं थी। पार्क में अंधेरा आस्ता आस्ता रोशनी को निकल गया, लेकिन शहरजाद ने कार में भी अपनी बनाई जा रखी और इसकी हजूरी शाल ने दुनिया को नरमी के साथ अपनी गर्म आगोश में ले लिया। नाकाम होना एक लाजमी अमर है। हर कोशिश करने वाला नाकाम होता है। जिसकी जितनी बड़ी कोशिश होगी और जितने बड़े ख्वाब होंगे, उतनी ही बड़ी नाकामी का सामना उसे करना पड़ सकता है। उसके बावजूद अगर आप कभी नाकाम नहीं होते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाते और आपकी शख्सियत में कभी निखार नहीं आ पाता है। नाकाम होना हमारी ज़िंदगी का बहुत कारआमद नुक्ता आगाज़ हो सकता है। यह बात भी दुरुस्त है कि नाकाम होने पर एक इंसान नाउमीदी और थकन का शिकार हो जाता है। समाज में हर एक उससे ये कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा था, ऐसा कर लिया होता तो वैसा हो जाता। लोग तबसरे करने लगते हैं और आपकी कदर व कीमत तय करने लगते हैं। लेकिन अगर गौर किया जाए तो इंसान का नाकाम होना भी ज़रूरी है। नाकामी से इंसान को तजर्बा हासिल होता है। तजर्बा ज़िंदगी की गहराई को समझने में बहुत मदद करता है। अक्ल व फ़िक्र में पुख्तगी यानी कि मैच्योरिटी पैदा होती है। नाकामी से मालूमात में भी इजाफा होता है। चीज़ों की कदर व कीमत मालूम होती है। इसी तरह आप जब नाकाम होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में मौजूद उन झूठे लोगों को पहचान लेते हैं जो आपसे मोहब्बत, वफादारी और मुसीबत में काम आने का दम भरते हैं। लेकिन जब आप नाकामी और परेशानियों का सामना कर रहे होते हैं तो ये लोग आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुसीबत के दिनों में उनका आपका साथ छोड़ देना इससे काफ़ी अहमियत का हामिल होता है कि झूठे लोग आइंदा आपके लिए किसी बड़े नुकसान का भी बायस बन सकते थे।
اسی طرح آپ کی ناکامی ان لوگوں کی پہچان بھی کرا دیتی ہے جو واقعی آپ کے لیے مخلص ہوتے ہیں، آپ سے بے لوث محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پریشانیوں میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جن کے نزدیک آپ کی کامیابی کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ آپ کی ہوتی ہے۔ ناکامی کے بعد انسان کے اندر خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیتا ہے۔ ناکامی کو کامیابی میں بدلا جا سکتا ہے، لیکن اسی وقت جب ہم اپنے پلان یا کوششوں کے ناکام ہونے کا بہت ایمانداری سے جائزہ لیں۔ جائزہ لیتے وقت اپنی کوششوں میں موجود خامیوں کو قبول کرنا یا کمیوں کو پہچان لینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ فرد ہو یا قوم، ادارے ہوں یا تحریکیں، ملک ہو یا حکومتیں، اکثر ناکامی کا جائزہ لیتے وقت کوششوں میں موجود خامیوں اور کوتاہیوں کا پتہ نہیں لگا پاتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ناکامی کو کامیابی میں بدلنے کے لیے اپنے کام میں اور کوششوں میں موجود کوتاہیوں اور خامیوں کا پتہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جتنی جلدی یہ کام کر لیا جاتا ہے اتنی ہی جلدی ناکامیوں سے